हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है आज की मी एंड माई यूट्यूब क्लास की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में। क्यों? क्योंकि आज हम जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो होता है ना, टेस्ट सॉल्यूशन करने वाले। यानी अगर आपको पता है, हम बीए फर्स्ट ईयर का जो ये सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो पेपर होता है, जैसे फर्स्ट पेपर में जैसे 5 यूनिट होती है, तो हर यूनिट को पढ़ाने के बाद उसके बाद एक लाइव सॉल्यूशन होता है कि भाई उस पूरी यूनिट से कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उसको एज अ पेपर के ज़रिए एक पेपर टेस्ट होता है, उस टेस्ट में कितने बेहतर नंबर आ सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आज टेस्ट सॉल्यूशन है। यानी ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना जो पॉलिटिकल साइंस का आपको पता होगा, पॉलिटिकल साइंस जैसे आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर फर्स्ट है ना, उसकी यूनिट 4 है। यूनिट 4 का अब ये इंपॉर्टेंट टेस्ट सॉल्यूशन है। उस यूनिट 4 के अंदर से कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उसमें से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे हम देख रहे हैं। और ये जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसी अकॉर्डिंग ये पैटर्न है। सबसे पहले अति लघुत्मक प्रश्न आते हैं, इसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं और इसके बाद निम्नात्मक प्रश्न आते हैं। तो जैसे मान लीजिए अति लघुत्मक प्रश्न है, वो 30 शब्द में लिखना होता है। कितने शब्दों में लिखना होता है? 30 शब्दों में, और 2 अंक का होता है। अब प्रश्न तो ज़्यादा आते हैं, मैंने एज ए पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से रहता है, ठीक है। अब इसमें आपका जो सेक्शन होता है, अति लघुत्मक का ए सेक्शन कहा जाता है, ठीक है। लघुत्तरात्मक का बी सेक्शन कहा जाता है और निम्नात्मक का सी सेक्शन कहा जाता है। तो वो तो पेपर के अकॉर्डिंग पूरा होता है 3 घंटे का, लेकिन हमने एक घंटे के अंदर ही कैसे करना है उसको बताया है। तो ज़्यादा बड़े बातों पे न जाकर सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं और कुछ चीज़ों को मैं सीधा समझाने वाला हूँ। तो अपना जो पहला यूनिट 4 का पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है? किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जॉर्ज कैटलिन। कौन है? जॉर्ज कैटलिन। समझ में आ गया? ये आंसर है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, एस्पेक्ट, ये टी है, ठीक है ना। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक किस विचारक की है? एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ठीक है ना, साइंस दी डेवलपमेंट। तो ये किस विद्वान की पुस्तक है? तो इसको आप याद रखिएगा, ये है लुशियन पाई। कौन है? लुशियन पाई। लुशियन पाई, ये लुशियन पाई की पुस्तक है। उन्होंने अपने राजनीतिक विकास के बारे में जो विचार है वो इस पुस्तक में लिखे हैं। फिर है राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति, शॉर्ट में राज लिखा है। राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं? इसका आंसर देख लीजिए, मैं यहाँ पे अच्छे से राइटिंग में जमा के लिखा है ताकि आप इसको नोट कर लें। राजनीतिक संस्कृति उन अभिव्यक्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है। समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। समझ में आ गया होगा। सिंपल थिंग्स कहूँ कि राजनीतिक संस्कृति क्या है कि अपनी असामान्य जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज, कल्चर, विश्वास, मान्यता वगैरह होती है, हम इसको जब राजनीति से संपर्क में लाते हैं तो वो राजनीतिक संस्कृति बनती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। शब्द लिमिट जो होती है वो 250 वर्ड होते हैं, ठीक है। और अंक आते हैं 7 नंबर का। कितने नंबर का प्रश्न होता है? 7 नंबर का होता है। लेकिन टेस्ट सिंपल रखा था तो प्रश्न यहाँ पर मैंने 2 नंबर का डाला था क्योंकि ये टेस्ट सिंपल था, लेकिन एग्जाम में आपका 7 नंबर का आता है। तो प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के रूप बताइए। मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने रूप बताए हैं? तो आपको बता देते हैं, मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 रूप बताए हैं। पहला बताए हैं वैधानिक, ठीक है ना, वैधानिक शक्ति, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें, वैधानिक को मैं समझा देता हूँ कि वैधानिक शक्ति किसे कहते हैं। वैधानिक शक्ति का मतलब है किसी शासन व्यवस्था में उस संविधान की अकॉर्डिंग, नियमों के अकॉर्डिंग किसी राज प्रशासन के पास जो शक्ति होती है, किसी नेता अधिकारी के पास जो शक्ति होती है, वह कहलाती है वैधानिक शक्ति। ये देखो आ जाए तो आपको ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो रूप बताया है वह है परंपरागत, परंपरागत शक्ति। तो मैक्स वेबर ने परंपरागत शक्ति का मतलब क्या है कि परंपराओं से शक्ति का जो रूप जिनके पास रहता है, शक्ति जिनके पास रहती है वो परंपरागत रूप होता है। जैसे मान लीजिए
पहले के सिस्टम में ये था कि जो वयस्क परिवार में, जैसे मान लीजिए कि वयस्क हैं, सर्वोच्च है या राजा है, तो वो राजा के पास शक्ति होती थी, तो इसके बाद आने वाला उसका पुत्र उस शक्ति को वहन करता था। तो इस तरह से शक्ति का वह रूप जो परंपराओं से बंधा हुआ है और परंपराओं के द्वारा उस शक्ति का चलन है, वह शक्ति कौन सी कहलाती है? परंपरागत शक्ति कहलाती है। इसी तरह तीसरा रूप है करिश्मई। करिश्मई का मतलब एक हम ये भी कह सकते हैं मैजिकल। क्या कह सकते हैं? मैजिकल भी कह सकते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो करिश्मई का मतलब ये होता है कि करिश्मई शक्ति ये सत्ता की तरह भी होती है, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, प्रभाव, उसकी अभिव्यक्ति को देखते हुए शक्ति ऑटोमेटिक उसके पास संग्रह होती है। जैसे मान लीजिए मैं अगर बता दूं महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी जी कोई राजनीतिक नेता तो मतलब कोई न तो किसी सरकार में, कोई किसी राजनीतिक दल में या एक सिंपल सा थिंक कहूँ कि महात्मा गांधी जी न तो राष्ट्रपति बने थे, न कोई विधायक बने थे, न कोई किसी तरह के प्रधानमंत्री का पद था उनके पास, लेकिन फिर भी उस समय लोग गांधी जी को सुनते थे, समझते थे, उनकी बातों का अनुपालन करते थे। यानी गांधी जी ने अगर कुछ कहा है तो वो लकीर हुआ करती थी, ऐसा मतलब माना जाता है। तो ये उनके पास, उनकी शक्ति के बगैर उनके पास ये करिश्माई सत्ता थी। उनके बोलने का ढंग, स्टाइल और उनका जो व्यक्तित्व था, उन व्यक्तित्व के कारण उनके पास जो शक्ति देखी जाती है, उनके पास जो शक्ति होती है वो करिश्माई शक्ति होती है। एक शक्ति का मैं और भी रूप बताऊं, मान लीजिए अगर कोई सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन अगर वो टैलेंटेड हो, बोलने में अभिव्यक्त हो, जहाँ जाता है लोग उसकी बातों को सुने, तो वो शक्ति होते हुए भी वो अगर चमत्कार एक टैलेंटेड व्यक्ति हैं तो वो उस शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकता है। तो इस तरह की शक्ति करिश्माई शक्ति कहलाती है। तो ये आपको 250 शब्द में लिखना है। तो ये जो समझाया है ना वापिस मैंने, वही लिखना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण और साधन लिखिए। अभिकरण और साधन, इसका मतलब है कि विद्वानों ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण किन जरिए होता है, किन के जरिए राजनीतिक समाजीकरण है वो बनता है, विकास होता है, राजनीति का समाजीकरण होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण में ध्यान रखिएगा, पहला तत्व आता है परिवार। क्या आता है? परिवार। देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ पॉइंट ही यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी आपको समझा रहा हूँ कैसे नंबर पूरे लाने, 7 नंबर। तो सबसे पहले बच्चा परिवार से ही अपने समाज और अपनी राजनीति से छोटे कच्चे विचार दिमाग में पैदा करता है या दिमाग में उनके विचार आते हैं। तो व्यक्ति सबसे पहले राजनीति से संबंधित इनडायरेक्टली परिचित होता है। कहाँ पर परिचित होता है? परिवार से। यानी उस परिवार में रहते हुए व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण के प्रथम पाठशाला की शुरुआत करता है। तो ये पहला साधन हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे शिक्षण संस्थाएं, यानी स्कूल। क्या लिखेंगे? स्कूल एवं शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं। अब यहाँ पे आपको बताएं कि बच्चा परिवार से निकल कर विद्यालय में जाता है। तो विद्यालय में जाता है तो उसे पढ़ाया जाता है, उसे समझाया जाता है कि समाज क्या है, और समाज से फिर उसको राजनीति के बारे में बताया जाता है कि सरपंच होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, एक संविधान होता है, इनका चुनाव चलता है और उनके द्वारा कानून बने होते हैं, कानून के द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया, प्रशासन चलता है। तो ये बच्चा वहाँ पर सीखता है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति में राजनीतिक समाजीकरण करने के लिए दूसरा तत्व, दूसरा साधन कौन सा? स्कूल और शिक्षण संस्थाएं होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हम बात करें तो तीसरा जो साधन होता है वो होता है स्वैच्छिक संस्थाएं। स्वैच्छिक संस्थाएं जैसे मान लीजिए NGO या कोई यूनियन, ठीक है। मान लीजिए अब देखो बच्चा स्कूल कॉलेजों में, जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ, तो ये राजनीतिक समाजीकरण के बारे में बता रहा हूँ। इसी तरह से बच्चा जब कॉलेज पूरी कर लेता है, शिक्षा प्राप्त कर लेता है, इसके साथ किसी ऐसी संस्था से जुड़ता है जो नॉन प्रॉफिटेबल अपने खुद के काम के लिए काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसान यूनियन है, मजदूर संगठन है, या एक सरकारी अधिकारियों का एक संगठन होता है। तो वे संगठन सरकार से संपर्क में रहते हैं और इस तरह से वे एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब या ऐसे मान लीजिए कि वे एक औपचारिक संगठन नहीं होते, अनौपचारिक संगठन।
ठीक है ना। तो ये परिवार वगैरह क्या अनौपचारिक संगठन, तो परिवार से बच्चा औपचारिक रूप में उस राजनीति से संपर्क में आता है। संपर्क में कैसे आता है? एनजीओ के जरिए, यूनियन के जरिए, या मान लीजिए किसान यूनियन है या मजदूर यूनियन है। ये यूनियन क्या है? उस बच्चे में राजनीति के संबंधी और समझ पैदा करते हैं। जो स्कूल में सीखा है उसको प्रैक्टिकल में लाया जाता है कि राजनीति क्या है, पार्टीज क्या है, हम समस्वयं संगठन है तो हम सरकार से कैसे मनवाए बात कि हमारे लिए सरकार काम करे, हमें फंड दे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने। तो हम इस तरह से एक एनजीओ से जुड़कर राजनीति और उससे जुड़े मूल्यों को सीखते हैं। तो ये दूसरा तत्व होता है राजनीतिक समाजीकरण का साधन के तौर पर तीसरा। फिर इसके अलावा बच्चा जब आगे बढ़ता है तो चौथा जो साधन होता है राजनीतिक समाजीकरण का वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, इसमें ध्यान रखिएगा बच्चा राजनीति पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता है तो उस बच्चे में फिर उस राजनीतिक समाजीकरण का सेल्फ प्रैक्टिकल होता है कि भाई वो खुद ही उस राजनीति का अंग बन जाता है। तब व्यक्ति में राजनीति समाजीकरण की परिपक्वता आती है और वह अपने समाज को, अपने विचारों को उस पार्टी, उस राजनीति में जोड़ता है और चुनावों में, प्रक्रियाओं में, राजनीतिक गतिविधियों में वो भाग लेता है। तो अपने विचार, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और समाज को जब वह व्यक्ति उस राजनीतिक दल में आकर उस राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है तो उस व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण विकसितता की ओर जाता है। यानी ये जो राजनीतिक दल है वो व्यक्ति में समाजीकरण करते हैं। तो चौथा पॉइंट, आप चौथा साधन समझ में आ गया। पांचवा साधन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो वो है जनसंचार के साधन। जैसे सोशल मीडिया, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स्ट्रा, ये चीज़ें, या टीवी वगैरह जो रेडियो है, इसके ज़रिए व्यक्ति बैठा कहीं पर भी बैठा हो वह राजनीति से संपर्क में रहता है। क्योंकि मान लीजिए सरकार ने बजट बनाया, बजट पारित किया, बजट की सूचना हमें कैसे मिलती है? सोशल मीडिया से, टीवी से, टेलीविज़न से, और इस तरह से हम सरकार के उस राजनीतिक गतिविधियों के संपर्क में रहते। कैसे? सोशल मीडिया या जनसंचार साधन थे। तो ये जनसंचार जो साधन है वह हमें राजनीतिक समाजीकरण को और अच्छे से समझने में प्रयास करते हैं, हमारा समाजीकरण करते हैं, राजनीतिक समाजीकरण। तो ये वो साधन है जिससे राजनीतिक समाजीकरण होता है। तो इस तरह से आप जब लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रश्न आंसर करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आगे बढ़ें तो निम्नात्मक प्रश्न 6 देख, लघुत्तरात्मक नंबर 6 प्रश्न देख लीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपके अब तक ये 4 यूनिट है, तो 4 से पहले जो 3 यूनिट है वह यूनिट आपके ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है। यहाँ से आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सी यूनिट का टेस्ट सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ये 4th यूनिट है ना, तो इससे पहले 3 यूनिट ऑलरेडी अपलोड है और पेपर 2 के पूरे यूनिट अपलोड किए हुए, टेस्ट सॉल्यूशन भी अपलोड है। तो बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इस यूनिट से है, राजनीतिक विकास से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है 6 नंबर। ये लघुत्तरात्मक टाइप का प्रश्न है और ये मैंने मेरे कॉलेज के अपने स्टूडेंट थे, उनको ये प्रश्न मैंने दिया और उन्होंने मुझे आंसर दिया है। मैं आपके सामने कॉपी भी बताऊंगा कि ये टेस्ट उनके हुआ है और इस टेस्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, और ये टेस्ट सॉल्यूशन उन्होंने कैसा लिखा है और आपको कैसा लिखना चाहिए था वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इनका भी काफ़ी अच्छा प्रयास है, काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। जिसमें मैं बात करूँ कि फर्स्ट जो आए हैं वो ज्योत्सना, 2nd नंबर पे मनीष व्यास और 3rd नंबर पे है सपना और गायत्री। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए। लेकिन अब पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे लाना, इसलिए मैं ये टेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब जैसे कि मैं बताऊँ इन्होंने क्या लिखा राजनीतिक विकास के बारे में, तो देखिए, राजनीति के प्रति जागरूकता और राजनीति को अत्यधिक विस्तार करना सभी लोगों का राजनीतिक पहुँच राजनीतिक विकास कहलाता है। तो अब इसको आपको और अच्छे से कैसे लिखना है वो यहाँ पे समझिए। राजनीतिक विकास क्या है? राजनीतिक विकास क्या है? अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक विकास राजनीति से, राजनीति की गतिविधियों में
विकसित परिस्थिति, विकसित अवस्थाओं की बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि लुसियन पाई आप फिर लिखेंगे, लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक जैसे कि इसमें मैंने दिया था एक्सपेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के बारे में बताया है। इस तरह से आप जब लिखते लिखते आगे जाते हैं तो राजनीतिक विकास का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और मैं खुद भी आपको राजनीतिक विकास के बारे में जब बता रहा हूँ कि अगर प्रश्न आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, तो वही मैं चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब जैसा कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के बारे में जो कहा है, उनके 2-3 विचार है वो आपको लिखने पड़ेंगे ताकि जो नंबर है वह पूरे नंबर आपके आ सके। ठीक है ना। तो जैसे राजनीतिक विकास की हम जैसे बात करें तो इसके बारे में लुसियन पाई ने जो कहा है वो बहुत ही अच्छी बात की, तो उसको भी कुछ लिखेंगे बाद आप। जो उन्होंने कहा है कि राजनीतिक जो विकास है वो आर्थिक विकास से पूर्व की शर्त होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा जो बताया है वो हम लिखे। पहला उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास औद्योगिक विकास के पूर्व की शर्त है कि भाई राजनीतिक विकास क्या है, औद्योगिक विकास हो उससे पहले राजनीति का जो विकास है वो होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। और इसके अंतर्गत राज्यों के पास केवल एक ही विकास का रास्ता नहीं होता, राज्यों के पास बहु तरीके होते हैं। यानी यहाँ पे हम और लिखेंगे कि राजनीतिक विकास के 2 रूप हैं, 2 रूप हैं। पहला है एक मार्गी। ठीक है, यानी एक मार्गी का मतलब होता है कि राजनीति का विकास है वह अविकसित से विकसित की और होता है। एक मार्गी कहता है कि राजनीतिक विकास क्या है, जब अविकसित देश है वो विकसितता की ओर जाता है तो वो राजनीतिक विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट करता है। और राजनीतिक विकास का दूसरा पक्ष है बहुमार्गी। क्या है? बहुमार्गी। बहुमार्गी में कहा गया कि राजनीति का विकास के एक नहीं बहुत सारे रास्ते हैं, कि राजनीति का विकास है वह राजनीति के क्षेत्र में भी होना चाहिए, समाज के क्षेत्र में भी होना चाहिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी होना चाहिए और आर्थिक क्षेत्र में भी होना चाहिए। ठीक है ना। यानी किसी भी देश की राजनीति का सामूहिक विकास होना चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप में अगर किसी समाज का विकास होता है, किसी देश की राजनीति के अंतर्गत उनके सभी तत्वों का विकास होता है, तभी हम उसको राजनीतिक विकास कहते हैं। इस तरह से आप जैसे मैंने बताया अगर लिखते हैं तो पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन 6। अब बात करें नंबर 7, जो मैंने एज ए निम्नात्मक आपको दिया था कि आपको कैसा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको मैंने दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 था कि सत्ता से आप क्या समझते हैं। ये निम्नात्मक प्रश्न था। क्या था? निम्नात्मक प्रश्न था। अपने मेन पेपर में निम्नात्मक प्रश्न है वो आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में लिखना होगा? 500 शब्दों में लिखना होगा। कितने नंबर का आएगा? 15 मार्क्स का आएगा। एक प्रश्न कितने मार्क्स का आएगा? 15 मार्क्स का आएगा निम्नात्मक प्रश्न। जैसे मैंने 7 नंबर प्रश्न जो दिया था वो मैं आपको समझाता हूँ कि सत्ता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न था सत्ता से आप क्या समझते हैं, निम्नानुसार प्रश्न है। तो इसके आगे था कि सत्ता के विभिन्न स्रोतों और प्रकार को समझाइए। सत्ता के विभिन्न स्रोतों एवं प्रकार को समझाइए। ठीक है, अब ये प्रश्न निम्नात्मक प्रश्न है और 500 वर्ड में लिखना है, तो मुझे पूरा बोर्ड भरना पड़ेगा और इसलिए ये बड़ा वीडियो हो जाता है। तो इस प्रश्न का
जो इम्पोर्टेंट इस प्रश्न को ऑलरेडी मैंने वीडियो के जरिए समझा दिया। इससे पहले वाला वीडियो है वो आप देखें, या फिर इसी वीडियो की लिंक में आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो निम्नात्मक प्रश्न मैंने दिया था वो था राजनीतिक संस्कृति के प्रकार और निर्माणकारी तत्वों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार एवं निर्माणकारी तत्वों को समझाइए, ठीक है। तो इसमें आपको राजनीतिक संस्कृति के प्रकार और निर्माण तत्वों के बारे में बताना है। तो ये प्रश्न का आंसर भी आपको इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये था इम्पोर्टेंट टेस्ट सॉल्यूशन। अब आपका जो ये पेपर फर्स्ट है, इसकी लास्ट यूनिट बची है 5। तो 5 यूनिट का चैप्टर पूरा करने के बाद इसका भी टेस्ट सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिलेगा। दोबारा मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए इस वीडियो को आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।